नोट्स ले लो, यहाँ है जो। चलो ठीक है, हो गया बातचीत। अब देखो कॉस्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो। यहां पर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे आगे बढ़ने मत देना, ठीक है। मेरे को रोक देना और दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, 3 नंबर बार पूछना, 3 नंबर बार बताऊंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट। कॉस्ट में दो टॉपिक, सबसे पहले दो टॉपिक पढ़े थे, इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज इम्प्लीसिट कॉस्ट? ओनर खुद को पे करता है, जो कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखता, और उसका क्या फीचर, ये तो ठीक है, पॉइंट ठीक है। इम्प्लीसिट कॉस्ट, व्हाट इज इम्प्लीसिट कॉस्ट? जो वो कॉस्ट जो हम बाहर वालों को नहीं पे करते, वो कॉस्ट जो ओनर से रिलेटेड होता है, वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसका एंट्री नहीं होता है, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हो इम्प्लीसिट कॉस्ट का? इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मालिक खुद का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसका इंटरेस्ट, और रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग, मतलब ओनर जो खुद अपना बिल्डिंग बिजनेस में यूज कर रहा है उसका रेंट, और ओन कैपिटल तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, और तुम्हारा रेंट हो गया, और क्या है? ओनर का सैलरी। ओनर अगर जितना टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वही टाइम वो बाहर कहीं जाकर काम करता तो उसको सैलरी मिलता है ना, तो वही सैलरी वो अपने बिजनेस में काम कर रहा है तो नहीं कमा पा रहा है, तो वो भी एक कॉस्ट है। और 3 तो हो गया। एक और है, एक और प्रकार का होता है जो कि मैं बहुत बार तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया हूं। एक और प्रकार का कॉस्ट होता है, ओनर जो रिस्क ले रहा है। अगर मैं जॉब करता, मुझे मान लो 5 लाख का सैलरी मिलता, मेरा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होता, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो जाता तो इंटरेस्ट मिलता, मेरा बिल्डिंग बिजनेस में यूज नहीं होता, वो रेंट लगा देता तो रेंट आता। लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा भी लगाया हूँ, मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना बिल्डिंग भी यूज कर रहा हूँ, साथ में मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ? तो अगर मेरे बिजनेस में मेरे एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, मेरे बिजनेस में को मान लो ड्यूरिंग द ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, मेरे बिजनेस में कोई प्रकार का लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, फायर आग लग जाता है, कुछ भी प्रकार का लॉस होता है, तो उसका रिस्क मैं ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं? अगर बिजनेस में लॉस होता है तब भी मैं अपने घर से पैसा लाकर लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, है ना। तो रिस्क के अगेंस्ट में भी हमें क्या चाहिए होता है? रिस्क प्रीमियम चाहिए होता है, ठीक है, जो कि चौथा प्रकार का इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। एंटरप्रेन्योर होने के नाम का पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं अपना कुछ भी नहीं लगाया हूं, मैं सिर्फ रिस्क ले रहा हूं। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, एक बिजनेस है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं हम लोग मिलकर, तुम और हम मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में मान लो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम क्या किए, खुद से पैसा नहीं लगाए, हम बैंक से लोन ले आए 20 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। मतलब खुद का पैसा लगा नहीं। जमीन भाड़े में ले लिए, खुद का जमीन भी नहीं लगा। अच्छा, मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रख दिए, खुद का टाइम भी नहीं लगा। तो क्या बिजनेस में लॉस हो गया तो उसका रिस्क हमारे ऊपर है या नहीं है ना। तीनों चीज देखो हम नहीं लगाए हैं, तीनों इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन एक चौथा टाइप का इम्प्लिसिट कॉस्ट लग रहा है जो है रिस्क। क्योंकि वो रेस्टोरेंट अगर नहीं चला तो बैंक वाला किसके घर आएगा पैसा मांगने? रेंट वाला किसके घर आएगा? अच्छा, वो बिजनेस रेस्टोरेंट में खाते खाते 2 लोग मर गए, मान लो हमारा खाना खाकर, इतना गंदा खाना था कि 2 लोग खाकर मर गए, अब उसका रिस्क किसके ऊपर आएगा? ओनर के ऊपर। बात समझ रहे हो? तो ओनर एक चौथा प्रकार का कॉस्ट भी इंकर करता है जिसको बोलते हैं रिस्क। एंटरप्रेन्योर होने के नाम का पैसा, एंटरप्रेन्योर है मतलब वो रिस्क ले रहा है, और रिस्क ले रहा है तो उसे क्या मिलना चाहिए? रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए। बात समझ में आया? तो नॉर्मली 4 प्रकार का इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। बुक में हर जगह 3 प्रकार का लिखा है, ओनर्स का इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद का बिल्डिंग का रेंट, और ओनर का सैलरी, ठीक है। एक चौथे प्रकार का भी इम्प्लिसिट कॉस्ट नॉर्मली होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो हम किसी बाहर वाले को पे करते हैं, है ना। और कुछ बताओ इसके बारे में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्री किया जाता है। अच्छा, अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे तो चल जाएगा एक बार फिर भी, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, उनको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है उनको पेमेंट देना, ठीक है। और एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट कॉस्ट का,
किसी और को रेंट पे करना, सैलरी पे करना, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, लेबर को वेजेस देना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट का बिल, वाटर बिल, ये सारा चीज क्या है हमारे लिए? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, चलो ये दोनों तो हो गया था हमारा। उसके बाद हम पढ़े थे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? जो जो आउटपुट के लेवल के साथ वैरी नहीं करता। वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को हम? व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स इंटरेस्ट लगना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो नहीं बदलता है। जो प्रोडक्शन करो या ना करो, वो कॉस्ट तो तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करो तब भी उतना ही लगेगा, कम प्रोडक्शन करो तब भी उतना ही लगेगा, नहीं प्रोडक्शन करो तब भी उतना ही लगेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, जो आउटपुट के लेवल के साथ वेरी नहीं करता। जो आउटपुट जितना भी हो, हमारा कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल, रेंट। और रेंट होता है वॉचमैन का सैलरी, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम, वेरी गुड। मशीन का इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा, मशीन चलाओ या ना चलाओ, है ना। इंश्योरेंस तो गाड़ी चलाओ नहीं चलाओ, गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा ना। और किसमें? इलेक्ट्रिक बिल तो यूसेज के हिसाब से होता है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, पैसा यूज करेंगे तो लगेगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो पैसा भी नहीं यूज करेंगे, है ना। फूड तो प्रोडक्शन होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। फैक्ट्री बंद है मान लो 1 महीने से, क्या लगेगा फूड एक्सपेंस? नहीं लगेगा ना। रेंट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री, गोडाउन का रेंट, ये फिक्स होता है। तुम दुकान खोलो ना खोलो, महीने का रेंट तो पूरा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये बार बार बदलते नहीं है। वहीं पर आता है एक वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आउटपुट के साथ वेरी करता है। ज्यादा आउटपुट होगा तो ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा, जीरो आउटपुट होगा तो कॉस्ट भी जीरो होगा। कैसा कॉस्ट है ये? कौन कौन सा एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल ना एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में एक आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि नॉर्मली देखना, अगर तुम महीने भर भी घर में नहीं रहते हो, सब कुछ बंद भी रहता है, तब भी 20-50-100 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम एक बिल आता है ना। क्योंकि वो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। हर महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल 100 रुपए फिक्स होता है, उसके बाद तुम जितना यूज करते हो उतना लगता है। तो फर्स्ट 100 रुपीज फिक्स होता है, उसके बाद यूसेज के हिसाब से लगता है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो स्टार्टिंग में फिक्स रहता है, बाद में वेरिएबल हो जाता है। तो पहला 100 रुपीज फिक्स है, बाद में वेरिएबल हो गया। अगर तुम्हारा जीरो यूसेज है तब भी तुम्हें मिनिमम 100 रुपए तो पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार के कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल का एग्जाम्पल बताओ। रॉ मटेरियल का कॉस्ट, प्रोडक्शन होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। लेबर का सैलरी, वेजेस ऑफ लेबर, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो तुम। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मली क्या होता है ना, दो प्रकार का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एक इंटरेस्ट वो होता है जो हम बिल्डिंग के ऊपर लोन लेते हैं। बिल्डिंग के ऊपर जो लोन लिया हुआ है वो इंटरेस्ट फिक्स होता है। मान लो मैं ये बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया हूँ, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के लिए जो लोन लिया हूँ, इस ये तो फिक्स होगा। अगर मैं बिल्डिंग यूज करूं ना करूं, प्रोडक्शन करूं ना करूं, बिल्डिंग तो एज इट इज रहेगा, तो इसका इंटरेस्ट तो फिक्स होगा। लेकिन कब बहुत जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लोन लेता है, वो नॉर्मली सामान खरीदने के लिए लोन लेता है, मतलब स्टॉक खरीदने के लिए, जिसको हम कैश क्रेडिट लोन बोलते हैं। अगर बिजनेस चल रहा है तो वो लोन होगा, बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो लोन भी नहीं होगा। तो वो होता है वेरिएबल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा डिस्प्यूटेबल टॉपिक है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे फिक्स है, कुछ लोग बोलेंगे वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा लोन है। बिल्डिंग के ऊपर लोन है तो फिक्स होगा, लेकिन स्टॉक और डेटर्स के ऊपर लोन है, अगर तुम्हारे बिजनेस में जो स्टॉक है उसके ऊपर लोन लियो तो वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फिक्स एंड वेरिएबल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। डायग्राम पढ़ लिए थे फिक्स कॉस्ट का। डायग्राम कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, इन्वर्टेड एस शेप का होता है। इसके बाद दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला टोटल कॉस्ट का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब यहां पर आ जाओ डायग्राम में थोड़ा सा, ये डायग्राम लास्ट क्लास में हम बनाए थे और पढ़े थे हम लोग। देखो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इन्वर्टेड एस शेप का है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमें एक तीसरा डायग्राम मिल जाता है जिसका नाम है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है, जहां से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये पैरेलल होगा किसके साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ ये पैरेलल होगा। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड किए तो टोटल कॉस्ट निकला, तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है बात, डायग्राम क्लियर है सबको। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो ऊपर इतना इतना कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। साइड में देखो समराइज्ड वे में प्रॉपरली तुम्हें दिया गया है। व्हाट इज टोटल कॉस्ट अगर आएगा तो टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऊपर में दिया है, देखो मार्किंग कर लो कितना पढ़ना है। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। टोटल जितना खर्चा लगेगा उसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद आ जाना डायरेक्टली नीचे डायग्राम में, और डायग्राम के साइड में देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है शॉर्ट समराइज्ड वे में। टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज इनवर्सली एस शेप एज टोटल कॉस्ट कर्व इज डेराइव्ड फ्रॉम द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसा वेरिएबल कॉस्ट होगा वैसा ही टोटल कॉस्ट का कर्व होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का गैप है। उसके बाद टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जीरो। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 100 रुपए है, आउटपुट जीरो है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, वही 100 रुपए। ठीक है, टोटल सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट मान लो क्या है, 100 रुपए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है जीरो। कब होता है जीरो वेरिएबल कॉस्ट, जब आउटपुट जीरो होता है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये कब होगा, ये व्हेन आउटपुट इज, ठीक है। तो जब आउटपुट जीरो होता है फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो है, वही तो लिखा है, पढ़ो उसको। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। जो हम बात किए, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, बिकॉज दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, दो लाइन पैरेलल कब होता है, मैथ्स में दो लाइन पैरेलल कब होता है, हाउ यू विल प्रूफ कि ये दो लाइन पैरेलल है, कैसे प्रूफ करोगे मैथ्स में कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पढ़े हो ना क्लास 8, 9, 10 में लाइंस चैप्टर है, पैरेलल लाइंस क्या होता है। कैसे पता चलेगा मीट नहीं करेंगे, क्या बनाते रहेंगे इसको, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, मीट नहीं करेंगे, पॉइंट सही है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा वो मीट नहीं करेंगे बोल के। क्या तुम 100 किलोमीटर लंबा लाइन बनाओगे, हो सकता है 100 किलोमीटर बाद जाकर मीट कर जाए, फिर पता नहीं है ना हमें, मीट नहीं करेंगे। हाउ यू विल प्रूफ कि वो मीट नहीं करेंगे, दो लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे आपस में। कब, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। समझ में आया, जब दो चीज के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल है तो वो लोग कभी भी मीट नहीं कर सकते, वो लोग हमेशा सीधा सीधा जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए,
तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, इसीलिए वो दोनों लाइन क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आया ना समझ में? दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे केस में टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या है? फिक्स ही है। तो उनके बीच का गैप हमेशा क्या रहा? फिक्स रहा। जब फिक्स है तो मतलब दोनों लाइन क्या हो गए? आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, वही चीज लिखा, टोटल कॉस्ट and total variable cost curve are parallel to each other as vertical distance between them is total fixed cost which remains constant at all level of output. ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलें ऊपर। अच्छा, यहां पर आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सारा रिलेशनशिप डायग्राम को देखकर तुम आपस में आराम से समझ सकते हो, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। 5 पॉइंट पढ़ेंगे हम, पांचों में कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें पता है ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स आर इनवर्सली एस शेप्ड। वो भी हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? इनवर्सली एस। और जब वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्सली एस है तो टोटल कॉस्ट का क्या होगा? वो भी इनवर्सली एस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। दोनों पैरेलल है तो शेप सेम होगा ना दोनों का। ठीक है, दे राइज इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ कांस्टेंट रेट एंड फाइनली एट अ इंक्रीजिंग रेट। द रीजन बिहाइंड दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसी को? क्या हमारे सिलेबस में था कहीं पर? एलबीपी कहां पर था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन से चैप्टर में था? प्रोडक्शन फंक्शन में था। प्रोडक्शन फंक्शन में जो शॉर्ट रन का ग्राफ हम लोग पढ़े थे उसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़े थे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? कितनी बार पढ़ाया, इतनी बार बताया। ठीक है, लास्ट क्लास में तुम मुझे खुद बताए थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, आज भूल गए हो तुम? बोलो, सोचो, याद करो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? वो मशीन वाला एग्जांपल याद करो। मशीन वाला, एक लेबर आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, प्रोडक्शन चेंजेस होने गया, क्या होता है उसमें? स्टार्टिंग में क्या होता है बताओ, जब बात का बात बताओ। पहले प्रोडक्शन तेजी से राइज होता है ना। पहला लेबर आया, 1000 यूनिट बनाया, 2 जन आए मिलकर 4000 बनाए, 3 जन मिलकर 10,000 बनाए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन तेजी से राइज होता है। पहला लेबर आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो स्पीड से प्रोडक्शन राइज होगा। ठीक है, बाद में क्या होता है? डिक्रीज राइज करेगा, लेकिन स्लोली राइज करेगा। ठीक है, और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होना शुरू। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न और बाद में नेगेटिव रिटर्न। 3 स्टेजेस होता है। तो सोचो, जब रिटर्न्स इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, वही लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में रिटर्न्स क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या आएगा स्टार्टिंग में? डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट आ रहा है कांस्टेंट रेट, और उसके बाद आ रहा है जब हमारा रिटर्न्स नेगेटिव हो गया तो कॉस्ट क्या होने लगा? तेजी से राइज करने लगा। लेबर कॉस्ट, पहला लेबर आया, 500 रुपए दिए, 1000 यूनिट बनाया। ठीक है, दूसरा लेबर आया और 500 दिए, दोनों मिलकर कितना बना दिए? 5000 यूनिट बना दिए। तो पर यूनिट कॉस्ट तो कम हो गया ना, हमें कम कॉस्ट खर्चा करके ज्यादा प्रोडक्शन मिला। स्टार्टिंग में कॉस्ट कम लगा, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। लेटर ऑन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है ना। वही चीज लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट से राइज होता है, मतलब स्लोली राइज हो रहा है। प्रोडक्शन तेजी से राइज हो रहा है, कॉस्ट स्लोली राइज हो रहा है। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा? कॉस्ट तेजी से राइज होगा, प्रोडक्शन स्लोली राइज होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट,
एट जीरो आउटपुट, बताओ तो आउटपुट जीरो होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वही हमारा टोटल कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच का गैप को हम क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल। देखो सिंपल सा मैथ्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एक सेकेंड, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं हमें क्या मिल जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप जो है वो क्या है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। वही लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, पढ़ के देखो, वही लिखा है पॉइंट नंबर 4 में। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का गैप को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वही लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, पढ़ो, सेम चीज लिखा हुआ है। दो चीज के बीच का गैप ही होता है तीसरा। टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 तो अभी तुम खुद बताए थे, देखो पढ़ के, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर and vertical distance between them remains the same at all level of output as the gap between them represent total fixed cost। ये IFC नहीं है, ये TFC है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना। IFC नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, TFC कर लेना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो, ठीक है। विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो अब डायग्राम को देखकर बताओ, इस डायग्राम के बारे में अगर तुम्हें 4 से 5 पॉइंट लिखना है तो तुम क्या क्या लिखोगे, खुद बताओ। अब सिर्फ डायग्राम को देखो और बताओ 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट बताओ, टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। उसके बाद सीरियली चलते हैं, पहले शेप के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला फिक्स्ड कॉस्ट कर्व पैरेलल होता है। दूसरा पॉइंट, वो दोनों कर्व इनवर्सली एस शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अब गैप के बारे में लिखते हैं, दो पॉइंट लिखेंगे गैप के बारे में, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कोई भी दो को माइनस करो तीसरा आ जाएगा, यही बात है, ठीक है। तो दो को माइनस करके तीसरा, तो 2 पॉइंट लिख लेंगे इसमें। और एक पॉइंट क्या लिखेंगे, वो दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। 5 पॉइंट हो गया, ठीक है, हो जाएगा आराम से। चले आगे, अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। अब तुम लॉजिकली समझना एक चीज को, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एवरेज कॉस्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी है, छोड़ो जो भी है, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग, 3 प्रकार का कॉस्ट हम लोग पढ़े, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। 3 पढ़े हम लोग अभी तक, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़े, वेरिएबल कॉस्ट पढ़े और टोटल कॉस्ट पढ़े, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज जब निकालेंगे इसको बोलेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज जब निकालेंगे इसको बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे इसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है। या नॉर्मली उसको एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब जो कॉस्ट पहले पढ़े थे उसका एवरेज निकालने वाले, और हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देना है, ठीक है। कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना है। तो पहले बताओ फिक्स्ड कॉस्ट के केस में, मान लो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 100 रुपए,
अब फिक्स्ड कॉस्ट का तो नेचर होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे तुम 0 यूनिट बनाओ, 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 5, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये 100 रुपए हमेशा फिक्स होने वाला है। इसका एवरेज निकालते हैं। अगर मैं 1 यूनिट बना रहा हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 100 रुपए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, वही 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, 2 यूनिट बना रहा हूं तो कॉस्ट तो वही 100 है, एवरेज क्या आएगा। 3 यूनिट बना रहा हूं तो, ठीक है, 4 यूनिट बना रहा हूं तो, 5 यूनिट बना रहा हूं तो, 6 यूनिट बना रहा हूं तो, 7 यूनिट बना रहा हूं तो, 13, 14 कुछ आएगा शायद, देखो एक बार, जो भी आएगा। अब तुम्हें समझाने का मतलब ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स है, 100 रुपए। फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब सोचकर देखो, न्यूमेरेटर वही है 100 का 100, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो एवरेज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई भी नंबर को अगर हर बार बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर है वो छोटा आते जाएगा ना, वही हो रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, फॉल करते जा रहा है। पहले 100 था, 50 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 25, 20, 16, 15, 14, 13, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा जाता जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है वो हमेशा फॉल ही करता है, हमेशा फॉल करेगा। स्टार्टिंग में देखो तेजी से फॉल कर रहा है, कर रहा है नहीं, देखो स्टार्टिंग में कितना से फॉल किया, 50 से, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, कितना से फॉल किया, फिर कितना से फॉल किया, फिर कितना से फॉल किया, फिर कितना से फॉल किया, समझ रहे हो। हर बार जो फॉल है वो प्रीवियस वाले से कम है। सबसे पहले तेजी से फॉल हुआ, 50 से एक बार में कम हुआ, उसके बाद सिर्फ 16 से कम हुआ, उसके बाद सिर्फ 8 से कम हुआ, उसके बाद सिर्फ 5 से कम हुआ। मतलब कम तो होगा, लेकिन ये जो स्पीड है कम होने का, ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा। स्टार्टिंग में तेजी से गिरेगा, फिर स्लोली गिरेगा। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, चलो ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं। दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखो स्टार्टिंग में कितना तेजी से गिरा, 1 यूनिट जब बनाए हम लोग कॉस्ट था 100, 2 यूनिट बनाए तो एक बार में कॉस्ट कहाँ आ गया, 50 में। 3 यूनिट बनाए तो कॉस्ट और गिरकर कितना में आ गया, 33 में, सॉरी। 4 यूनिट बनाए तो कॉस्ट कितना में आ गया, 25 में। समझ रहे हो, डायग्राम देख रहे हो। डायग्राम स्टार्टिंग में तेजी से गिरेगा, फिर स्लोली फॉल होगा, स्लोली स्लोली स्लोली। अब मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है, क्या ये फॉल होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना फॉल करेगा कि इसको क्रॉस करके नीचे चला जाएगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? इफ पॉसिबल, कब होगा ऐसा? अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या ये जीरो हो सकता है, गिरते गिरते इतना गिर जाए कि ये जीरो हो जाए? क्या जीरो हो सकता है? सोच कर बताना, क्यों नहीं हो सकता? 5 लाख यूनिट बनाऊंगा मैं, क्या ये जीरो हो सकता? जीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम किसी भी नंबर को डिवाइड कर, 100 डिवाइडेड बाय 5 करोड़ भी कर लो, क्या जीरो आएगा कभी? जीरो कभी नहीं आएगा। 0.000001 आएगा, लेकिन जीरो से बड़ा ही नंबर आएगा हमेशा। ठीक है, ये जीरो कभी नहीं हो सकता। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट, और कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करो, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि जीरो कभी नहीं होगा, और ये कभी क्रॉस करके नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। जब फिक्स्ड कॉस्ट ही नेगेटिव नहीं है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे नेगेटिव हो सकता है? बात समझ में आया? ठीक है, तो ये पूरा ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस को टच करने के पास आ जाएगा, लेकिन ना कभी टच करेगा, ना कभी उसको क्रॉस करके नीचे जाएगा। बात समझ में आ गया? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? कभी भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता है, ना उसको क्रॉस करके नीचे जा सकता। क्लियर है? अब मुझे बताओ, नीचे इस तरफ से टच नहीं कर सकता,
क्या ऊपर टच कर सकता है वाई एक्सिस को? क्या ये ऐसा वाई एक्सिस को टच करके भाग सकता है? क्यों नहीं भाग सकता? वाई एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? एक्स जीरो हो गया, ठीक है। एक्स जब जीरो होगा तब वाई एक्सिस को टच करेगा। तो एक्स जब जीरो है तो एनीथिंग, मान लो कॉस्ट मेरा, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 100 है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक्स में क्या है? क्वांटिटी है। अगर वाई एक्सिस को टच किया इसका मतलब एक्स क्या है? जीरो। अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय जीरो कर दूं तो क्या आएगा आंसर? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ना कभी ये वाई एक्सिस को टच कर सकता। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और इट कैन नेवर टच वाई एक्सिस। क्लियर है बात? वाई एक्सिस को क्यों टच नहीं कर सकता? बिकॉज क्वांटिटी जीरो होने से फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। एक्स एक्सिस को क्यों टच नहीं कर सकता? बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, इसी वजह से ये कभी भी हमारा एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। क्लियर है बात? ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम हम बनाए, ये जो डायग्राम है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इस डायग्राम को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो शेप है, इस शेप को बोला जाता है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये हमेशा फॉल करता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फॉल करता है। स्टार्टिंग में तेजी से फॉल करता है, लेटर ऑन स्लोली फॉल करता है। ठीक है, ये कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना कभी ये वाई एक्सिस को टच कर सकता है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, आ जाओ बुक में। हम तीन पढ़ने वाले हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट। सबसे पहला बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आउटपुट अगर जीरो है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या है? फिक्स है, 12 रुपए। अब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 6 4 3 2.4। कॉस्ट क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। स्टार्टिंग में देखो तेजी से फॉल किया, 6 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0.60। स्टार्टिंग में तेजी से फॉल किया, लेटर ऑन स्लोली फॉल कर रहा है। ठीक है, शेप देखेंगे तो शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। डायग्राम देख लो। पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना है, देखो डेफिनेशन, फॉर्मूला, उसके बाद डायरेक्टली एक एग्जांपल है टेबल में, उसके बाद डायग्राम, और डायग्राम के साइड में जो लिखा हुआ है 2 पॉइंट ये। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। और दूसरा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है? अब क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है या वाई एक्सिस को टच कर सकता है? ये कभी ना एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना कभी ये वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट लिखा हुआ है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैन नॉट बी जीरो। और दूसरा, AFC कैन नेवर टच वाई एक्सिस बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट AFC is positive value and positive value divided by 0 will be an infinite value। ये डिवाइड करने से क्या होता है? नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ना ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ये कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। क्लियर है यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट? कोई डाउट इस चैप्टर में? यहाँ तक कोई डाउट? क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में अभी तक हम लोग? सबसे पहला इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर दोनों को मिलाकर क्या होता था? टोटल कॉस्ट। उसके बाद आया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में सबसे पहला टॉपिक हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़े। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला वही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। Average variable cost refers to per unit variable cost of production. It is calculated by dividing total variable cost divided by number of units.
अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इनिशियली डिक्रीजिंग रेट में राइज होता है, फिर कांस्टेंट रेट में, और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट में। मतलब वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में स्लोली राइज हो रहा है, लेकिन लेटर ऑन तेजी से राइज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर एक नए प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगा, फॉल करते करते अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, और उसके बाद वो फिर राइज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम देखो, थोड़ा समझ में आएगा। डायग्राम को देखो ध्यान से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली फॉल कर रहा है, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, और आगे आगे जाएंगे ये, और आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, ये कभी दोबारा कम होगा ही नहीं। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक लेबर आया तो ज्यादा प्रोडक्शन किया, है ना, तो जो लेबर का कॉस्ट है वो तो वही 500 का 500 है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है। दूसरा लेबर आया और ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगा, हमें कम पड़ेगा। तीसरा लेबर आया और ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, पर यूनिट कॉस्ट हमारा और कम हो गया। चौथा लेबर आया, हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ, तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया हमारा, और कम हो गया। लेकिन जब पांचवा आया, छठवा आया, सातवां आया, अब तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, सिर्फ कॉस्ट बढ़ा। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करो, पांचवा लेबर, छठवां लेबर, सातवां लेबर, आठवां लेबर आता है तो हमारा क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, लेकिन लेबर जो आया उसको सैलरी तो देना पड़ेगा, कॉस्ट तो लगेगा, तो सिर्फ कॉस्ट बढ़ रहा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है। तो न्यूमैरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इनिशियली कॉस्ट डिक्रीज होता है, डिक्रीज होकर अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर वो इंक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, ज्यादा समझ में आया नहीं होगा क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे जिससे पूरा समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अदिति, अनुष्का, पंचलिंग, श्रद्धा।